नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं और अभी तक हम लोगों ने 330 प्रश्न किया है और इस 330 प्रश्न के माध्यम से लगभग आधे से ज़्यादा हिस्ट्री को कवर कर लिया है। बस और लगभग 100 प्रश्न बचे हैं, उसके बाद पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम डैश में बनाया था। तो 1835 में बनाया था। कब बनाया था? 1835 में इन्होंने क्या बनाया था? अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। और भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम था उसका श्रेय जाता है मैकाले को। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो इन्होंने बॉम्बे क्रॉनिकल पत्र प्रारंभ किया था और ये डेक्कन क्रॉनिकल तथा डेक्कन टाइम्स अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र थे। ये किस में प्रकाशित हुए थे? अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीयवाद नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो केसरी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस पत्र का संपादन 1821 में किए थे। ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के से संबंध रखते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया प्रकाशित किया गया था। इन्होंने और समाचार पत्र प्रकाशित किया है जैसे कि इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन। ये भी जो समाचार पत्र है ये भी महात्मा गांधी द्वारा ही किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था 1780 में। कब शुरू हुआ था? 1780 में। और बंगाल गजट जो था उसके संपादक जो थे वो थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की और यह अंग्रेजी समाचार पत्र कोलकाता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन शुरू किया था और इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका के डरबन प्रकाशन में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन अखबार के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक अखबार एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। यह भी पॉइंट याद रखना है कि कॉमनवेल्थ किसके द्वारा शुरू किया गया अखबार है? तो एनी बेसेंट द्वारा। नेशनल हेराल्ड नामक अखबार वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है, यह भी मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ किसने लिखा है? तो आनंदमठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे 1882 को बंगला भाषा में लिखा था। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है और आनंदमठ उपन्यास में ही बंगाल के सन्यासी विद्रोह का भी वर्णन है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
वैरेन हेस्टिंग्स के बारे में। वैरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1773 से 1785 तक, और वैरेन हेस्टिंग्स को वर्ष 1772 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के माध्यम से उसे बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। और इसी समय कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का स्थापना का बात हुआ था, और 1774 में क्या हुआ था कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी। ठीक है, पारित हुआ था 1773 में, और 1774 में जाकर स्थापना हुआ था। बनारस के महाराजा चैत्य सिंह के तनावपूर्ण संबंध के कारण इंग्लैंड में वैरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बनाया था? तो विलियम बेंटिक था। ठीक है, विलियम बेंटिक का शासनकाल है वर्ष 1828 से 35 तक, और विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। और विलियम बेंटिक बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, और विलियम बेंटिक ने 1829 को बंगाल सती विनियमन पारित किया था। शुरुआत में यह कानून सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, और बाद में 1830 में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि स्थानीय शासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो रीपन जाना जाता है। ठीक है, रीपन को हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब रीपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, और 1882 में स्थानीय शासन प्रस्ताव पारित किया गया था, और रीपन 1880 से 84 तक भारत का वायसराय रहा, मतलब इसका शासनकाल 1880 से 84 तक था। और रीपन ने पहला कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया था। रीपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की भी नियुक्ति की थी। रीपन के शासनकाल में वर्ष 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना कराई गई थी। यह भी याद रखना है, पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। किसके समय में? रीपन के समय में। अगला है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो पहले वायसराय थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे, और कैनिंग का जो कार्यालय था वो था 1858 से 1862 तक। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित किया गया। कैनिंग के कार्यालय के द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए हैं। कौन कौन से एक्ट पारित किए गए हैं? जैसे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। वर्ष 1861 में मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ये कुछ एक्ट थे जो कैनिंग के कार्यालय के दौरान पारित किए गए थे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक। इसका शासनकाल 1833 से 35 तक था। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? तो कौन सा चार्टर अधिनियम था? तो वो था चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 1813 वाला जो अधिनियम था, इसी के कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर, चाय और चीन का व्यापार के साथ को छोड़कर और सभी को समाप्त कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 ने ब्रिटेन के सभी व्यापारी को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो ये थे हैदराबाद के निजाम।
हैदराबाद का जो निजाम था वो सहायक संधि के प्रणाली को स्वीकार किया था। सहायक संधि प्रणाली का जनक जो बोला जाता है वो वेलजेली को माना जाता है, और ये शुरुआत हुआ था इसका 1798 में, ठीक है। और किस किस ने स्वीकार किया था? तो मैसूर ने किया था, अवध ने किया था और सिंधिया ने किया था। मैसूर 1799 में, अवध 1801 में, और जो सिंधिया था ये 1803 में। अगला प्रश्न है कि 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? तो ये चला था थाने से बम्बे से ठाणे चला था। कहां से? बम्बे से ठाणे तक चला था 1853 में। बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था, और ये रेल मार्ग 34 किलोमीटर लंबा था। और भारत में जो रेल प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो 1853 में हुई थी। और किसके शासनकाल में? तो ये शुरू हुआ था डलहौजी के शासनकाल में, और उसी को बोला जाता है भारतीय रेलवे का जनक। और भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था माउंटबेटन। कौन था? माउंटबेटन। इसका शासनकाल जो था, कार्यालय यानी जो था, वो 15 अगस्त 1947 से 1 जून 1948 तक था। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ये वेलजेली से संबंधित है, और वेलजेली द्वारा सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत 1798 में की गई थी। मैंने अभी हाल ही में बताया था। अगला प्रश्न है कि बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। बंगाल में जो दोहरे शासन का वो स्टार्ट हुआ था 1765 में। और डलहौजी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। डलहौजी को भारत में रेलवे जनक माना जाता है, और डलहौजी को हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का भी जनक माना जाता है। डलहौजी का कार्यालय भारत के गवर्नर जनरल पद पर 1848 से 1856 तक था। अब कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है? पुलिस व्यवस्था का जनक। और ये बंगाल में वर्ष 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। अब वैरन हेस्टिंग के बारे में देख लेते हैं। तो हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वर्ष 1774 में नियुक्त किया गया था, और हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि व्यापगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो व्यापगत का जो सिद्धांत था वो डलहौजी के शासनकाल में लागू हुआ था, और ये इसी ने लागू किया था। 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा राज्य को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। विलय मतलब होता मिलाया गया था। अगला प्रश्न है, उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेलजेली जो है इसको सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है, और वेलजेली की सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर करने वाला सर्वप्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था। एलिगन के बारे में जानेंगे। तो एलिगन ने अपने कार्यालय के दौरान सर जेम्स लॉयल की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। एलिगन वर्ष 1894 में भारत वायसराय गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन का स्थापना किया था। और इस संगठन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? तो ये मद्रास अधिवेशन में। कब? मद्रास अधिवेशन में 1927 के मद्रास अधिवेशन में
साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और इस अधिवेशन में चीन, ईरान, मेसोपोटामिया में भारतीयों को इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? डॉक्टर M.A. अंसारी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जमींदार एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1838 में की गई थी। ठीक है। और ये कहां पे हुआ था? 1838 में बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में डैश की स्थापना की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये 1784 में हुआ था। इस सोसाइटी की स्थापना एशिया के इतिहास, नागरिक और प्राकृतिक प्राचीन वस्तुओं, कला, कानून, विज्ञान और साहित्य की जांच करने के लिए किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया महाद्वीप ज्ञान तथा अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। अगला प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित किया गया था। तो पहला जो अधिवेशन था ये आयोजित हुआ था बम्बई यानी कि मुंबई में। और ये कब हुआ था? 1885 में बम्बई के स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो W.C. बनर्जी कर रहे थे। ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि W.C. बनर्जी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इन्होंने 1884 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत है। ठीक है। ये भी चीज याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि 1904 में विनय दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी? अभिनव भारत सोसाइटी की। अगला प्रश्न है, उससे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, कि BD सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत सोसाइटी में परिवर्तित हो गया। पहले मित्र मेला के नाम से स्थापित किया गया था और बाद में यह परिवर्तित कर दिया गया अभिनव भारत सोसाइटी में। ठीक है। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी BD सावरकर द्वारा महाराष्ट्र नासिक में संगठित किया गया था। सावरकर ने द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने 1857 के सिपाहियों के विद्रोह में इस्तेमाल किए गए गुरिल्ला युद्ध के बारे में लिखा था। उन्होंने हिंदुत्व हूँ इस हिंदू पुस्तक भी लिखी है। इसमें दो चीज आपको याद रखना है, एक पुस्तक जो द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस और एक हिंदुत्व हूँ इस हिंदू, ये दोनों याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BD सावरकर द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। यह किताब 1901 में प्रकाशित हुई थी और ये किताब में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन तथा भारत के बीच संबंधों का खास तौर पर उजागर किया है। उन्होंने इस किताब में बताया है कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने किस प्रकार भारत से धन का निष्कासन किया है। इस सिद्धांत को धन के निष्कासन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसे लोक हितवाद के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। किसे? गोपाल हरि देशमुख को।
गोपाल हरि देशमुख को एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सुधारक, लेखक और विचारक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक विषयों पर कई पुस्तकें लिखी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? तो ये बंगाल का विभाजन था। कौन सा? बंगाल का विभाजन की घोषणा होने स्वदेशी आंदोलन की एक अहम वजह थी। भारत के वायसराय कर्जन ने जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी और इस घोषणा के बाद बंगाल में व्यापक विरोध हुआ और इस आंदोलन की आधिकारिक शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में हुई थी और इस आंदोलन के जरिए लोगों ने सरकारी सेवा, स्कूलों और न्यायालयों, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और इस आंदोलन ने भारतीय जनता में आत्मनिर्भरता का भी भावना बढ़ाया। इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। ठीक है, 1905 में हुआ था पुणे में और इन्होंने 1908 में राणा डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना की थी। इन्होंने वर्ष 1908 में राणा डे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक की स्थापना की। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र द हितवाद का भी प्रारंभ किया। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन को अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का क्या नाम था? तो कर्जन नाम था। ठीक है, बंगाल विभाजन में बंगाल विभाजन जुलाई 1905 को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय जो वायसराय था वो था कर्जन। अब आज का जो प्रश्न था 30 वो कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कृपया कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये RWA के द्वारा स्पेशली लिखा गया बुक है और ये सारे के सारे P/Q और प्लस में इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है। ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए गए ना, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।